हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है 2018 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो जो 2000 अमेंडमेंट एक्ट 18 अमेंडमेंट एक्ट आया क्यों? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से ये पता चलता है कि किस कंट्री के साथ, ये एक इंडेक्स होती है, इससे ये पता चलता है कि किस कंट्री के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट करना कितना इजी है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने में मैक्सिमम डेज़ लगते हैं 500 डेज़ लगते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं 2017 से पहले की, मतलब बिफोर 2018 अमेंडमेंट एक्ट के पहले की बात करते हैं, तो इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए डेज़ लगते थे 1000। ओके, तो लोग इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, तो इंडिया की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो इंडियन नहीं है उन लोगों को लगता है कि अगर इंडिया में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्रीच कर सकता है, और वो ब्रीच कर देगा तो फिर कोर्ट कोशिश करेगा हमें कंपनसेशन से हम मान जाएं, और हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिला भी सकता है, नहीं भी। तो इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता था इस चीज़ पे। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था। और आफ्टर 2018 अमेंडमेंट, जो इंडिया की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक हो गई है वो 77th हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मेन रीज़न था इस 2018 अमेंडमेंट का वो यही था कि दूसरे स्टेट्स हमारे इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले इजीली। और अब हम पढ़ते हैं पीटी में, जो अब हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जो अमेंडमेंट है 2018 वाला, उसको प्रेसिडेंशियल लाइसेंस कब मिली थी, ये पीटी में आता है, इसको नोट डाउन कर लें। तो इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली थी 1 2018 को। ओके, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये कब इन्फोर्स में आया। तो इसका आंसर है ये केम टू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और फ्रेंड्स, एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स है, ये कौन पब्लिश करता है? तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होती है। और अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो एसआरए में कहीं भी नहीं लिखा कि 1000 डेज़ लगेंगे या 500 डेज़ लगेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है। मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती थी। पहले डिस्क्रिशनरी थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब जो है वो डिस्क्रिशन वाला पार्ट, जो डिस्क्रिशनरी पार्ट है उसको डन अवे कर दिया है। और अब आफ्टर 2018 अमेंडमेंट एक्ट जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई है, वो मैंडेटरी हो गई है। ओके, चाहे वो इक्विटेबल हो, अनइक्विटेबल हो, या पार्टी को कोई स्पेसिफिक लॉस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कोर्ट कोशिश करेगा कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो थी एक्सेप्शनल थी,
और अब ये जनरल रूल है। नाउ इट इज़ अ जनरल रूल। जो वैसे तो 2-3 चीज़ों में अमेंडमेंट हुआ है 2018 पे, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट हुआ है और जो मेन पर्पज़ था 2018 अमेंडमेंट एक्ट का, वो यही था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिस्क्रिशनरी से मैंडेटरी बनाया जाए। तो हमने ये देख लिया कि पहले ये एक्सेप्शनल था, अब ये जनरल रूल हो गया। तो हम ये सोच रहे हैं कि फिर पहले जनरल रूल क्या था। तो पहले जनरल रूल था कि पार्टीज़ को कंपनसेशन दिलाया जाए। जो कंपनसेशन था वो जनरल रूल था और एक्सेप्शन जो था, और नाउ कंपनसेशन इज एक्सेप्शनल अर्लियर और नाउ इट इज़ एक्सेप्शनल। ओके, तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं, किस किस सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जब हम ओल्ड एक्ट को उठाते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या करना पड़ता था? दोनों में से एक चीज़ शो करनी पड़ती थी। या तो ये शो करना पड़ता था कि जो कंपनसेशन है या जो एक्चुअल डैमेजेस हैं वो एसर्टेन नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कितना डैमेज हुआ है, तब कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाता था या फिर कंपेंसेशन was not adequate। ये तो हमें समझ में आ जाता है बिना एग्जाम्पल के कि ये कोर्ट पता नहीं लगा सकता कि एक्चुअल डैमेज क्या हुआ है, लेकिन इसके लिए हम हेल्प, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। इसको जैसे कि ए और बी में ए ने बी के पास एक पिक देखी और वो पिक्चर जो है ना वो ए के पापा की है, और ए के पापा की जो है ना डेथ हो चुकी है, और उनकी जो तो ए के पापा की डेथ हो चुकी है और उस टाइम पे ए के पापा की सिर्फ एक पिक्चर है। तो उसको बहुत उस पिक को देख के फील होता है कि मुझे मेरे पापा की पिक अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा की इसके अलावा और कोई पिक है नहीं। तो वो ए के साथ बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप ये पिक मेरे को दे दो। तो बी कहता है ठीक है मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे इसके बदले में 1000 रुपीज़ दे देना। तो बी ए कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दे देता हूँ। फिर ए तो 1000 रुपीज़ दे देता है बी को, या फिर देने के लिए रेडी रहता है, लेकिन बी जो है ना वो पिक्चर देने से डिनाई कर देता है। तो यहाँ पे जो अब कोर्ट के पास जाता है कि मेरे पापा की पिक्चर देनी थी, इसने मुझे नहीं दी। तो बी कहता है कि तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वो बी ए क्या कहेगा कि कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है, जो कंपनसेशन है उससे मेरे पापा की पिक्चर से जो मुझे रिलीफ मिलता वो कंपनसेशन से वो रिलीफ वो खुशी मिल नहीं सकती। तो उस केस में कोर्ट क्या कहता है, नहीं आप कंपनसेशन नहीं पिक्चर ही दो। तो ये था पहले, लेकिन अब क्या सीन है। और अब जब हम सेक्शन 10 को देखते हैं तो चाहे मनी एडिक्वेट रिलीफ हो या ना हो, या फिर कंपनसेशन एसर्टेन किया जा सके या ना किया जा सके, आपको जो है ना जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्यों होते हैं? एक्सेप्शन इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि लॉ के जो लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जा सके, कोई लॉ का अननेसेसरी फ़ायदा ना उठाए।
तो जो अब हम उसके जो एक्सेप्शन देखते हैं, तो वो एक्सेप्शन है सेक्शन 11 क्लोज टू, और सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 को मैं डीपली अगली वीडियो में समझाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा टॉपिक है सेक्शन 14। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। तो या फिर सेक्शन 16, ये 3 एक्सेप्शंस इसमें सेक्शन 10 में अभी भी दिए हुए हैं। तो इसके साथ हमें सेक्शन 10 अच्छे से समझ में आ गया। और कभी भी मेंस में लिखना हो तो जब भी अगर सेक्शन 10 पे भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप लोग अमेंडमेंट का पर्पस भी थोड़ा सा मेंशन कर दें। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और एग्जामिनर को पता भी चल जाएगा कि आपको टॉपिक समझ आ चुका है, आपने रट्टा नहीं मारा है। फिर हम देखते हैं कि जो अमेंडमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव, अब प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का तो मतलब आई होप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है लो आगे से अप्लाई होगा, मतलब आज की डेट के बाद जितने भी केस आएंगे वो इस लॉ के अकॉर्डिंग डील होंगे, पुराने केसेस पुराने लॉ के अकॉर्डिंग डील होंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जो पुराने केसेस भी हैं वो भी नए वाले लॉ के अकॉर्डिंग डील होंगे, पुराने वाले लॉ के अकॉर्डिंग डील नहीं होंगे। तो अगर हम देखते हैं तो जनरली लेजिस्लेशन क्या करता है, ये बता देता है लॉ में ही कि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है। जैसे हम अगर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं 2018 वाले को, तो उसमें प्रेसिडेंट एसेंट के नीचे लिख दिया गया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट ओनली। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब आज से ही इफेक्ट में आएगा। लेकिन अगर हम SRA के अमेंडमेंट को देखते हैं 2018 वाले को, तो उसमें कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि आज के बाद से ये इफेक्ट में आएगा, और ना ही कोई क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है। ना तो कोई डिक्लेरेशन है, ना क्लियरिफाई किया है कहीं भी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जनरल क्लोजेस है। अब हमें पता तो लगाना पड़ेगा कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। तो इसके लिए हम इसके जो जनरल क्लोजेस एक्ट में देखते हैं, तो जनरल क्लोजेस एक्ट जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले हम जो है एक्ट का पर्पस देखेंगे। तो अगर हम इस एक्ट का पर्पस देखते हैं तो ये रेमेडियल इन नेचर है, मतलब रेमेडी प्रोवाइड की गई है एक तरह से प्लेंटिफ को। ठीक है, ये इसका जो अमेंडमेंट है ये रेमेडियल इन नेचर है, और ये क्रिमिनल चेंज नहीं है जब बल्कि एक सब्सटेंटिव चेंज है। फ्रेंड्स, मैंने सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल और क्रिमिनल पिछली वीडियो में समझा दिया है। डिफरेंस सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये सब्सटेंटिव चेंज है कि अब सब्सटेंटिव चेंज क्या हुआ है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नो लॉन्गर डिस्क्रिशनरी नहीं होगा बल्कि मैंडेटरी होगा। तो अगर फिर इस चीज़ के बारे में फिर जनरल क्लोजेस एक्ट क्या कहता है, तो इस चीज़ के बारे में जनरल क्लोजेस एक्ट कहता है अगर क्लियरिफाई और डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है और अमेंडमेंट जो है वो सब्सटेंटिव चेंज को डील करता है तो उस अमेंडमेंट को हम प्रोस्पेक्टिव समझेंगे। ओके, उसको हम प्रोस्पेक्टिव समझेंगे। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अमेंडमेंट है हमारा वो प्रोस्पेक्टिव है। और साथ ही साथ एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें तो एक केस है जो कि 9 अक्टूबर 2018 के बाद आया है। उस केस का नाम है सुशील कुमार अग्रवाल वर्सेस मीनाक्षी संधू। सुशील कुमार अग्रवाल वर्सेस मीनाक्षी संधू में कोर्ट ने पहले से चल रहा था ये केस, और ये डिसीज़न आया है आफ्टर अमेंडमेंट। इस केस में जो डिसीज़न कोर्ट ने दिया है वो एज़ पर ओल्ड लॉ दिया है। तो इससे भी, इस केस से भी हमें इनडायरेक्टली ये समझ आता है कि जो हमारा अमेंडमेंट है
वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको क्लियरिफाई कर दूँगी अगली वीडियो में। और प्लीज़ मेरे को ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगी। ओके बाय।